Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. In this video, we are presenting few important questions for upcoming nursing competitive exams. Let's begin our today's session. First question is, physical basis of life is. फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रोटोप्लाज्म को, ऑप्शन बी सेल को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी आपसे पूछा जाए कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है तो आप हमेशा बताएंगे प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब यहां बात कर लेते हैं सेल्स के बारे में। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं आप इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं। सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, विच चैम्बर ऑफ हार्ट फर्स्ट गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। इन चारों में से किस चैम्बर को सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है? ऑप्शन ए लेफ्ट ऑरिकल को, ऑप्शन बी राइट ऑरिकल को। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारे हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल को सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया गया है और उसके बाद बचा हुआ ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ऑरिकल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ऑरिकल या एट्रियम दोनों एक ही बात है। हार्ट के 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, उन्हें हम एट्रियम या ऑरिकल के नाम से जानते हैं। इसे हम डायग्राम में जानेंगे। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, हार्ट का जो लेफ्ट ऑरिकल है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेकर आती हैं और लंग्स के द्वारा फिल्टर किया हुआ ऑक्सीजन युक्त किया गया ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल तक पहुंचता है। आइए इस बेसिक से डायग्राम में हम समझ लेते हैं हार्ट की फंक्शंस के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। हार्ट के दोनों ऊपर चैम्बर्स को हम एट्रियम के नाम से जानते हैं और हार्ट के दोनों नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। ये आपका राइट वेंट्रिकल है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे हार्ट का कौन सा चैम्बर सबसे ज़्यादा मसल्स वाला होता है, तो आप बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मजबूत हार्ट का चैम्बर होता है और इसी चैम्बर के द्वारा एरोटा में ब्लड पंप किया जाता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने पर इस चैम्बर के द्वारा लगभग 70 ml ब्लड एरोटा में पंप किया जाता है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इन चैम्बर्स से जुड़ी हुई ब्लड वेसल्स के बारे में। आपका जो हार्ट का राइट एट्रियम है, यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कनेक्टेड रहती हैं और इनके द्वारा बॉडी के द्वारा उपयोग किया जा चुका ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को पहुँचाया जाता है। हार्ट के राइट एट्रियम में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आईवीसी और एसवीसी के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसी सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के पास में आपको एसे नोड नाम की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इसे हम हार्ट का पेस मेकर कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपल्स जनरेट करवाता है। अब बात करते हैं हार्ट के लेफ्ट एट्रियम की। हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेकर आती हैं। पल्मोनरी वेन्स लंग्स के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं और याद रखिएगा ये हमारे बॉडी की एकमात्र ऐसी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा भी गया है, पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड चैम्बर की, जिसे आप राइट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज जुड़ी रहती हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी की एकमात्र आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। याद रखिएगा पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी। वहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी की एकमात्र आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है कौन सी है, तो आप बताएंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसके अलावा आपसे कई बार इसके वाल्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है, तो आप बताएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व 3 कस्प वाली कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की, जो कि हार्ट का चौथा इंपॉर्टेंट चैम्बर है। इस चैम्बर के द्वारा ब्लड को अरोटा में पंप किया जाता है और नॉर्मली 1 मिनट में ये अराउंड 70 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पर जो वाल्व आप देख रहे हैं ये बाइकस्पिड स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की, और ये मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानी जाती है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि मिट्रल वाल्व हार्ट के किन 2 चैम्बर्स के बीच पाया जाता है, तो आप बताएंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कि जन्म के समय एक न्यूबॉर्न बेबी में कुल कितने फंटेनल्स पाए जाते हैं। जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी में कुल कितने फंटेनल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 4 फंटेनल्स, ऑप्शन बी 6 फंटेनल्स, ऑप्शन सी 2 फंटेनल्स, ऑप्शन डी 8 फंटेनल्स। The right answer is option B। हमेशा याद रखिएगा न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के समय टोटल 6 फंटेनल्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 6 फंटेनल्स आर देयर। आइए इनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। हालांकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। फंटेनल्स को हम टोटल 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, माइनर फंटेनल्स और मेजर फंटेनल्स। मेजर फंटेनल संख्या में 2 होते हैं, एंटीरियर फंटेनल एंड पोस्टीरियर फंटेनल, जबकि माइनर फंटेनल संख्या में कुल 4 होते हैं, 2 एंटेरो लैटरल फंटेनल और 2 ही पोस्टीरियो लैटरल फंटेनल्स। आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली फंटेनल शब्द का मीनिंग क्या है, फंटेनल्स होते क्या हैं। हम सभी जानते हैं हमारा जो सर है, स्कल है, वो अलग अलग बोन से मिलकर बना होता है। इन बोन के बीच में कुछ स्पेस होता है, उसे ही हम फंटेनल्स कहते हैं। जन्म के समय बच्चे की सर की हड्डियों के बीच कुछ स्पेस होता है ताकि जन्म के दौरान वो वेजाइनल कैनाल से मॉडलिंग प्रोसेस द्वारा इजीली पास हो जाए, और जन्म होने के बाद कुछ समय बाद ये बोन्स जो है, ये स्पेस जो है, ये फिल हो जाता है, भर जाता है। तो इस स्पेस को हम फंटेनल्स कहते हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं वाइड गैप बिटवीन द सूचर्स ऑफ स्कल।
स्कल के सूचर्स के बीच पाया जाने वाला खाली स्थान फंटैनल्स कहलाता है। आइए अब जान लेते हैं मेजर फंटैनल्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम जो दो मेजर इंपॉर्टेंट फंटैनल्स हैं इनकी बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंटीरियर फंटैनल, एंटीरियर फंटैनल को आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये बच्चे का हेड है, स्कल है, और ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। इस जगह पर ये जो डायमंड शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको, यही है एंटीरियर फंटैनल। एंटीरियर फंटैनल जो है वो डायमंड शेप का होता है। याद रखिएगा, इसकी स्ट्रक्चर डायमंड की तरह होती है और इसका निर्माण कोरोनल, फ्रंटल, सेजाइटल सूचर्स से मिलकर होता है। याद रखिएगा, कोरोनल, फ्रंटल, सेजाइटल, ये आपका कोरोनल सूचर है, ये आपका फ्रंटल सूचर है और ये आपका सेजाइटल सूचर है। ये चारों सूचर्स मिलकर एंटीरियर फंटैनल का निर्माण करते हैं और इसे ही आप ब्रिग्मा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो सबसे ज़्यादा चीज पूछी जाती है कि ये एंटीरियर फंटैनल ओसिफाइड कब होता है, क्लोज्ड किस उम्र पर होता है, तो आप बताएंगे जन्म के 12 से 18 महीने की उम्र पर ये ओसिफाइड हो जाता है, क्लोज हो जाता है। 1.5 साल की उम्र पर आप सिंपली कह सकते हैं, याद रख सकते हैं, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो इसका जो एंटीरियर फंटैनल है वो क्लोज हो जाता है, ओसिफाइड हो जाता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर फंटैनल की। डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले दिस इज द पोस्टीरियर फंटैनल। ये हमारे हेड के पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है और इसी वजह से इसे हम पोस्टीरियर फंटैनल कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मेजर फंटैनल। इस फंटैनल का निर्माण सेजाइटल और लैम्डोइड सूचर के मिलने से होता है। इस डायग्राम में आप देखिए, ये सेजाइटल सूचर है और इसके द्वारा लैम्डा शेप में डिवीजन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं सेजाइटल सूचर आगे जाकर दो में डिवाइड होकर कुछ लैम्डा शेप की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। लैम्डा, इसी वजह से इसे हम लैम्डोइड सूचर के नाम से जानते हैं और इसके मिलने से ट्रायंगुलर शेप पोस्टीरियर फंटैनल का निर्माण होता है। यहां से जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पोस्टीरियर फंटैनल जो है ये किस उम्र पर क्लोज होता है, तो आप बताएंगे लगभग 6 to 8 वीक की एज पर, यानी रफली याद रख लीजिएगा 1.5 महीने की उम्र पर ये फंटैनल जो है क्लोज हो जाता है। और एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए तो 6 to 8 वीक्स। अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि एंटीरियर फंटैनल कब क्लोज होगा, पोस्टीरियर फंटैनल कब क्लोज होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप यानी पोस्टीरियर फंटैनल क्लोज होगा और ये आपके 1.5 मंथ की एज में क्लोज हो जाएगा। और वहीं पर आपका जो एंटीरियर फंटैनल है, डायमंड शेप फंटैनल है, ये आपका 1.5 साल की उम्र पर क्लोज होगा। ये 1.5 महीने में क्लोज हो जाएगा, ये 1.5 साल में क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। इसी डायग्राम में हम स्कल की बोन्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। हमारे स्कल की ये वाली जो एरिया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मिटोपिक सूचर लाइन मौजूद है। ये आपकी फ्रंटल बोन कहलाती है। मिटोपोइक सूचर फ्रंटल बोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके अलावा कोरोनल सूचर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपकी दोनों पैराइटल बोन्स हैं। मैं यहाँ पर इनको एग्जैक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे स्कल में 2 पैराइटल बोन्स होती हैं, ये आपकी पैराइटल बोन्स हैं। इसके बाद ये आपका ऑक्सीपिटल बोन है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चारों बोन्स के बारे में, सूचर्स के बारे में और फंटैनल के बारे में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरिया कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा।
अगर किसी क्लाइंट को विब्रियो कॉलेरा के द्वारा इन्फेक्शन होता है, डायरिया होता है, तो उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है प्रोफाउंड वाटरी डायरिया, ऑप्शन बी है सीवियर एब्डोमिनल पेन, या फिर मैसिव ब्लडी डायरिया, या फिर ऑप्शन डी रीनल इनसफिशिएंसी। इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कि विब्रियो कॉलेरा से इन्फेक्शन होने के बाद आपको किस प्रकार का डायरिया देखने को मिलेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी किसी क्लाइंट को, जब भी किसी पेशेंट को विब्रियो कॉलेरा के द्वारा इन्फेक्शन होता है तो उसमें प्रोफाउंड वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा। प्रोफाउंड वाटरी डायरिया इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन अ क्लाइंट हु इज हैविंग कॉलेरा। इसी विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया से होने वाली कॉलेरा डिजीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि राइस वाटर स्टूल किसका टिपिकल साइन है? तो आप बताएंगे कॉलेरा का। कॉलेरा को आप हिंदी में हैजा नाम से जानते हैं। हैजा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरा, और इसके होने के बाद पर्सन में राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलेगा। चावल की मांड की तरह स्टूल देखने को मिलेगा। ये इसका इंपॉर्टेंट टिपिकल साइन है। क्वेश्चन नंबर 5, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या पाया जाता है? 2 आर्टरीज, 1 वेन, या फिर 2 वेन और 1 आर्टरी। अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण किससे होता है? क्या उसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन पाई जाती है, या फिर 2 वेन्स और 1 आर्टरी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, मदर और बेबी को कनेक्ट करने के लिए प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड मौजूद रहते हैं। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज और 1 वेन पाई जाती है। 2 आर्टरीज और 1 वेन पाई जाती है। ये प्लेसेंटा है, ये आपका बेबी है। बेबी के नाभि से ये जो ट्यूब जा रही है इसे आप अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे, और इसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। यहां से प्रीवियस एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी गई थी उन्हें हम क्विकली रिवाइज करेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम फ्यूनिस के नाम से भी जानते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड को फ्यूनिस के नाम से भी जाना जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करने वाली जो पाइपलाइन है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज और 1 वेन पाई जाती हैं। ये जो 2 आर्टरीज हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कहाँ से कहाँ तक? फीटस से प्लेसेंटा में। फीटस की बॉडी द्वारा जो ब्लड उपयोग लिया जा चुका है उसे फिर से ऑक्सीजनेटेड करने के लिए 2 आर्टरीज इस ब्लड को प्लेसेंटा तक लेकर जाती हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फीटस कैरिड बाय द आर्टरीज। इसके अलावा जो एक वेन होती है, सिंगल वेन होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, और ये प्लेसेंटा से फीटस में इस ब्लड को लेकर जाएगी। आपसे ये पूछा जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की कुल लंबाई कितनी होती है? एग्जैक्टली हम बात करें तो एवरेज आंसर आपको हमेशा मिलेगा 50 सेंटीमीटर।
नहीं तो अगर रेंज में हो तो आप कह सकते हैं अराउंड 30 to 90 सेंटीमीटर, 30 से 90 सेंटीमीटर तक अम्बिलिकल कॉर्ड की कुल लंबाई हो सकती है। लेकिन यदि एवरेज पूछा जाए तो आप कहेंगे 50 सेंटीमीटर। सिंगल डिजिट में यदि आंसर चाहता है एग्जामिनर तो आप हमेशा 50 सेंटीमीटर को करेक्ट करके आएंगे। इसके अलावा जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इसके ऊपर एक जिलेटिनस सब्सटेंस पाया जाता है। जिलेटिन की एक लेयर पाई जाती है, एक कवरिंग पाई जाती है और इसे हम वार्टन्स जेली के नाम से जानते हैं। इसे हम वार्टन्स जेली के नाम से जानते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड इज कवर्ड विद द जिलेटिनस सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड वार्टन्स जेली। एक और इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें किसी भी प्रकार की नर्व सप्लाई नहीं होती। अम्बिलिकल कॉर्ड में किसी भी प्रकार की नर्व सप्लाई नहीं होती, इसीलिए जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है जस्ट आफ्टर बर्थ तो वहां पर बच्चे में किसी भी प्रकार का पेन सेंसेशन नहीं देखा जाता। अम्बिलिकल कॉर्ड में नर्व्स नहीं होती, इसी वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के बाद बच्चे या मदर में किसी भी प्रकार का पेन नहीं देखने को मिलता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।